So I have started recording the lecture. Any doubt? रिपीट कर देता हूं. देखो सिंपल सी बात है कि आपके पास क्या है, सीपीयू है और यहां पे क्या है, रैम है. अब कोई भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होना है आपका, यहां पर डिवाइसेस होंगी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, और हर डिवाइस के पास अपना क्या होगा, कंट्रोलर. अगर तो डेटा जो ट्रांसफर होना है वो कम है, फिर तो वेल एंड गुड है कि ये हर बार क्या पास करेगा, इंटरप्ट. हर बाइट के बाद ये इंटरप्ट पास करेगा और फिर रैम को ट्रांसफर होगा, देन प्रोसेसिंग होगी. लेकिन नॉर्मली अब क्या, अगर ज्यादा डेटा है तो ये वाला प्रोसीजर क्या होगा, स्लो. स्लो क्यों? क्योंकि सीपीयू रैम को बहुत ज्यादा स्पीड से एक्सेस कर सकता है एज कंपेयर टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस. तो अब डीएमए क्या कहता है कि बजाय के हर बाइट ऑफ डेटा के बाद आप इंटरप्ट पास करो सीपीयू को, आपने क्या करना है, सीपीयू ने जब भी डेटा ट्रांसफर होना है तब एक इंटरप्ट पास करेगा, सारे रजिस्टर्स वगैरह कंट्रोलर के सेट कर देगा. उसके बाद ये इनपुट आउटपुट डिवाइस रैम के साथ डायरेक्टली डेटा ट्रांसफर कर पाएगी विदाउट एनी नीड ऑफ सीपीयू, मतलब डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस होगी. अगर अभी भी डाउट है तो आप इसकी जो नेक्स्ट गैल्विन की बुक की डायग्राम है उसको देखोगे. यहाँ पे देखो इतनी डिटेल में जाने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं कि इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल क्या है, डेटा मूवमेंट क्या है. ये आप जब कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर सब्जेक्ट करोगे, पता नहीं इस बार है या नेक्स्ट सेम में होगा, तब आपको बड़ी डिटेल में करवाया जाएगा. लेकिन डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है क्या, बेसिकली के बजाय के डिवाइस थ्रू सीपीयू मेमोरी को एक्सेस करे, आप डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करते हो. क्लियर? हाँ जी, किसी को और डाउट हो दोबारा सुन लो जिसको डाउट है. आपके पास नॉर्मल ऑपरेशन में क्या होता है कि यहाँ पर क्या है, डिवाइसेस. हर डिवाइस के पास क्या होगा, अपना डिवाइस कंट्रोलर. डिवाइस कंट्रोलर से डेटा आप यूजुअली बफर करते हो ताकि एक साथ डेटा आपका एक्सेस कर जाए. तो जो यूजुअली जो डेटा बफर होता है वो पर बाइट एक्सेस करते हो. तो पर बाइट एक्सेस करोगे तो थ्रू सीपीयू कर रहे हो आप. पहले सीपीयू इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट करेगा, दोनों तरफ से डेटा हो सकता है, और फिर जब डेटा ट्रांसफर हो गया पर बाइट तो आप इंटरप्ट करोगे. सेकंड बाइट के लिए फिर इंटरप्ट किया, फिर मेमोरी को ट्रांसफर हुआ, फिर एक्चुअल में वर्किंग हुई. अब लेकिन अगर डेटा हमारा ज्यादा है तो सीपीयू क्या करेगा, वो स्टार्टिंग में सारे रजिस्टर्स और सारे बफर्स इसके सेट करके, किसके बफर सेट करेगा, डिवाइस के सारे सेट करके सीधा ये जो डिवाइस है सीधा मेमोरी के साथ इंटरेक्ट करती है. अब इसका एडवांटेज क्या होगा कि पर ब्लॉक बजाय के पर बाइट, अब ये पर ब्लॉक ऑफ बाइट्स सीधा मेमोरी को एक्सेस करेगी. और जब ये ट्रांसफर पूरा हो गया तो क्या होगा, आपका सीपीयू को फिर से इंटरप्ट जाएगा. क्लियर? हाँ जी, और किसी को डाउट? एनी डाउट? अब इसको बड़े इजी वे से हम एक बार और देख लेते हैं. मान लो पहले ए बी सी. अब यहां से बी पॉइंट से जो भी डेटा सी को जाना था वो वाया ए के थ्रू जाना था. डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या है कि सीधा वो बी से सी पहुंचा सकता है. ये क्या है आपका डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस. ये सबसे इजी मैं वे में अब बता रहा हूं. बी में क्या होगा,
यहाँ पर इनपुट आउटपुट डिवाइस है, यहाँ पर रैम है, यहाँ पर सीपीयू है। अब टेक्निकल टर्म्स में हम इसको करते हैं कि जो सीपीयू है वो पहले इनपुट आउटपुट के ऑपरेशन स्टार्ट करके, मतलब इसके रजिस्टर्स और बफर्स इनिशिएट करके सीपीयू का रोल खत्म हो जाएगा एक बार के लिए, सीधा इनपुट आउटपुट डिवाइस रैम को डेटा ट्रांसफर कर सकेंगे। कितना? ब्लॉक ऑफ डेटा। तो इससे क्या होगा कि ये जो वाया ए के थ्रू हम रूट ले रहे थे इसकी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इससे साथ एक साइकिल के डेटा को 2 बार इंटरप्ट करना पड़ा, पहले इनपुट आउटपुट से सीपीयू, फिर सीपीयू से रैम तक। लेकिन अब क्या है, सीधा एक ही बार में ये डेटा ट्रांसफर हो सकेगा रैम में। कितना? ब्लॉक ऑफ बाइट्स। इसमें पर बाइट की रिक्वायरमेंट थी नॉर्मली। अब भी अगर किसी को डाउट है तो पूछो दोबारा। एनी डाउट? मतलब क्या है कि यहां से यहां ये जो हमारा एक तरीके से ट्रायंगुलर बन रहा था, ये इसकी इंटरेक्शन वो क्या होगी? सीधी होगी, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। क्लियर? तो अगर आप इसी को पिछले के साथ रिलेट करोगे, एक हमने डायग्राम की थी ये वाली, तो यहाँ पर ट्रांसफर डन का मतलब क्या है कि ये इसकी रिक्वेस्ट ट्रांसफर होगी। क्लियर? तो ये मतलब इसका डीएमए से तो कोई रिलेशन नहीं, मतलब कि इंटरप्ट कैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। पहले उनको इंटरप्ट गया, उनको अपनी जो भी वर्किंग होगी वो बफरिंग में ट्रांसफर करनी पड़ेगी। क्लियर? हाँ जी, इसमें किसी को डाउट हो तो मैं ये मान लूं ये क्लियर है। अगर डाउट है प्लीज आस्क अगेन। हमने इसमें सिर्फ ये वाला जो आपका ट्रायंगुलर बन रहा था, यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, इसको हमने रिमूव कर दिया। अब हमारे पास क्या है? सीधा डायरेक्ट मेमोरी। सीधा क्या है हमारे पास? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। पहले क्या हो रहा था? ऐसे बन रहा था ना हमारा, तो अब ये क्या है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। क्लियर है? देखो इसकी ये क्या है, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल क्या है, डेटा मूवमेंट कैसे होगी, ये आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर सब्जेक्ट में पढ़ोगे। अगर अब भी किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, जितना मैंने करवाया है। अब बात आती है, हमने मल्टी प्रोग्रामिंग कर लिया है, मल्टी टास्किंग कर लिया है, नेक्स्ट है हमारा मल्टी प्रोसेसिंग। अब मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग या मल्टी टास्किंग में क्या डिफरेंस है? बेटर तो डीएमए ही है, क्योंकि डीएमए से क्या होगा, आपकी स्पीड ज्यादा बढ़ जाएगी। पहले क्या हो रहा था विदाउट डीएमए, क्या था आपके पास? यहां से यहाँ 2 इंटरप्ट जा रहे थे। एक आपने अगर मेमोरी को एक्सेस करना है, पहले डिवाइस सीपीयू को इंटरप्ट भेजेगी, फिर सीपीयू मेमोरी को इंटरप्ट भेजेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है? डीएमए सीधा विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस आप सीधा इंटरेक्ट कर सकते हो। और अगर सीधा इंटरेक्ट कर लिया, बाइट्स ऑफ एक ब्लॉक जिसमें बाइट्स ऑफ डेटा होगा वो सीधा यहाँ से ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर थ्रू सीपीयू करना था, जो पुराना मैकेनिज्म था, उसमें पर बाइट ऑफ डेटा आपका एक्सेस करता था ये फ्रॉम डिवाइस। क्लियर? और ये वाली डिवाइस से यहां तक स्लो था, ये वाला फास्ट होता है। सो नेक्स्ट है मल्टी प्रोसेसिंग। अब मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोसेसिंग में क्या डिफरेंस है? मल्टी प्रोग्रामिंग में आपके रैम में प्रोसेसेस
एक से ज्यादा हो सकते थे, लेकिन एट ए टाइम प्रोसेसर पर एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट होता था। ठीक है, मल्टीटास्किंग में क्या था कि आपको लगता था कि हर प्रोसेस को के प्रोसेसर मेरे लिए काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में टाइम शेयरिंग हो रही होती थी। लेकिन मल्टी प्रोसेसिंग में क्या है कि आपके पास मल्टीपल प्रोसेसर्स होते हैं। देखो, ये ऐसे भी हो सकते हैं कि सीपीयू अलग अलग हों, ये ऐसे भी हो सकते हैं कि कोर्स अलग अलग हों। ठीक है, एक ही चिप में दो कोर्स हों, जैसे आप बोलते हो डुअल कोर है, तो ऐसे। तो लेकिन इनके पास क्या है कि आपके पास ये पैरेलल प्रोसेसिंग कर सकते हैं। कैसे? ये फॉर सेक ऑफ क्लैरिटी है, एक एग्जांपल लेते हैं। 2 + 4 मल्टीप्लाई बाय 4 - 2। अब सपोज करो इसको मैंने सिंगल प्रोसेसर में एग्जीक्यूट करना है, तो क्या होगा? पहले 2 + 4 को इसको एग्जीक्यूट करूंगा, फिर 4 - 2 को इसको एग्जीक्यूट होगी सेकंड में, और फिर 3 स्टेप्स में इसकी वो। लेकिन अब मेरे पास पैरेलल कंप्यूटिंग का या मल्टीपल प्रोसेसर्स सिस्टम में इन्वॉल्व है, तो पहली बात, मेरा प्रोग्राम ऐसे लिखा जाएगा कि ये थ्रेड 1 हो, उसी प्रोसेस में ये थ्रेड 2 हो। अगर आपने प्रोग्रामिंग ऐसे नहीं की, चाहे आपके पास सिस्टम में जितने मर्जी प्रोसेसर्स हैं, ये काम नहीं, मल्टी प्रोसेसिंग का आप एडवांटेज नहीं ले पाओगे। तो अब क्या होगा? 2 + 4 को आप सीपीयू 1 पे एक साथ, और 4 - 2 को सीपीयू 2। तो 2 + 4 क्या कैलकुलेट करेगा? 6, और ये 2, ये साइमल्टेनियसली हो गया, मतलब पैरेलल प्रोसेसिंग हुई। अब 6 + 2 है, यहाँ पर आगे मल्टीप्लाई करना है, वो आगे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? पैरेलल प्रोसेसिंग। लेकिन उसके लिए आपका प्रोग्राम भी ऐसा होना चाहिए जो मल्टी प्रोसेसिंग का एडवांटेज ले ले। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर? व्हाट इज थ्रेड? क्या होता है? देखो यार, थ्रेड क्या है ये भी, अगर मैं पूछूं प्रोसेस क्या है, प्रोसेस क्या है? प्रोग्राम का जो रैम में एग्जीक्यूट हो रहा है उसको आप प्रोसेस बोलते हो। अब थ्रेड क्या है? एक ही प्रोसेस के आपके पास मल्टीपल कंपोनेंट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे जावा लैंग्वेज है, वो थ्रेडिंग को सपोर्ट करती है, मल्टीपल थ्रेड्स को। तो अब वहां पर क्या है कि प्रोसेस के एक पार्ट को ही थ्रेड्स बोला जाता है। आगे जाके हम डिटेल में भी करेंगे, जिसको लाइट वेट प्रोसेस बोला जाता है। तो थ्रेड क्या है? एक, अगर 2 सीपीयू भी हैं तो भी चलेगी आपकी। अगर सिस्टम 2 सीपीयू को सपोर्ट कर रहा है तो भी मल्टी प्रोसेसिंग टेक प्लेस होगी। डुअल कोर का क्या एडवांटेज था कि आपके पास एक ही चिप में दो प्रोसेसर्स थे, तो स्पेस कम यूटिलाइज होगी। क्लियर? मल्टी प्रोसेसिंग टेक प्लेस होगी वो डुअल कोर पे भी होगी, अगर मल्टीपल सीपीयू हैं तो भी होगी। तो इसमें आपके पास अब इसका एडवांटेज क्या है? अब ये है क्या, हम बुक की लैंग्वेज में करेंगे, हमने वैसे पहले नॉर्मली मैंने आपको बता दिया है। मोस्ट सिस्टम्स यूजेस अ सिंगल जनरल पर्पस प्रोसेसर, लेकिन आज की डेट में ये सिंगल जनरल पर्पस प्रोसेसर नहीं होता। ये या तो डुअल कोर या मल्टीपल कोर्स होते हैं, या जो वर्क स्टेशन हैं उनमें मल्टीपल प्रोसेसर्स भी काम करते हैं। ऑल्सो नोन एज पैरेलल सिस्टम्स। हाँ जी, ये पैरेलल सिस्टम्स क्या है? जिसमें आपके पास पैरेलली इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो पाए। कैसे? जैसे यहां हुई थी, यहां पर ये दोनों इंस्ट्रक्शंस सीपीयू 1 और सीपीयू 2 पे साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हुई थी। तो ये क्या, किसकी एग्जांपल आ गई? पैरेलल कंप्यूटिंग की।
पैरेलल सिस्टम्स बोल दो। अब ये टाइटली कपल्ड सिस्टम्स क्या होते हैं और लूजली कपल्ड सिस्टम्स क्या होते हैं, ये आपने नेट से देख कर आना है नेक्स्ट लेक्चर के लिए, वो मैं करवाऊंगा आपको अगर नहीं समझ में आया तो। ये टर्म्स जस्ट देखनी है कि क्या है, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। इंक्रीज्ड थ्रूपुट। अब इंक्रीज्ड थ्रूपुट का मतलब क्या है? इंक्रीज्ड थ्रूपुट का मतलब है कि अगर आपके पास मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं तो पर यूनिट ऑफ टाइम आप ज्यादा पर यूनिट ऑफ टाइम आप ज्यादा एक्सेस कर सकते हो। कैसे? लेट अस सपोज यही एग्जांपल दोबारा से देखते हैं। मेरे पास क्या था, 4 - 2 और मल्टीप्लाई बाय 6 - 4 था। अब नॉर्मली अगर मैं इसको ऑपरेट करता तो कितनी इंस्ट्रक्शंस में ये एग्जीक्यूट होना था? 3 में। पहले इसको एग्जीक्यूट करता, फिर इसको एग्जीक्यूट करता, देन इसको। लेकिन अब कितनी इंस्ट्रक्शंस में होगा ये? पैरेलली 2 में। एक तरीके से मतलब 2 यूनिट्स ऑफ टाइम की बात कर रहा हूँ। एक यूनिट ऑफ टाइम में तो ये इकट्ठा एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब 4 - 2 एक सीपीयू पे गया और दूसरे सीपीयू पे भी दूसरा गया, तो तीसरे में इसका रिजल्ट गया। तो यहाँ पे 2 इंस्ट्रक्शंस लगी, यहाँ पे 2 यूनिट्स ऑफ टाइम लगा, यहाँ पे 3 यूनिट्स ऑफ टाइम लगा। तो इसका मतलब क्या है? इंक्रीज्ड थ्रूपुट। ये समझ गए इंक्रीज्ड थ्रूपुट क्या है भाई? पर यूनिट ऑफ टाइम आपकी कितनी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं। क्लियर? सेकंड है इकोनॉमी ऑफ स्केल। इकोनॉमी ऑफ स्केल का यहाँ पे मतलब क्या है? वैसे तो देखो, अगर हम जनरली बात करें तो हमारे पास अगर मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं तो उनकी कॉस्ट ज्यादा होगी, सीधी सी बात है। अगर आपके पास एक प्रोसेसर है तो उसकी कॉस्ट कम होगी, अगर मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी। लेकिन ये इसने एडवांटेजेस में क्यों इंक्लूड किया? कि लेट अस सपोज कोई प्रोग्राम आपका मल्टीपल कंप्यूटर्स पे वर्क करता तो वहां पर उसकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ज्यादा होती, क्योंकि यहाँ तो डुअल कोर है या मल्टीपल प्रोसेसर्स एक ही सिस्टम में है, तो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तो वही रहेगी, स्टोरेज वही रहेगी, रैम वही रहेगी। लेकिन दूसरे से अगर आपके पास मल्टीपल सिस्टम्स होते तो उनके लिए ये पेरिफेरल डिवाइसेस की भी कॉस्ट लेनी पड़ती। तो सेकंड पॉइंट इज इकोनॉमी ऑफ स्केल। थर्ड पॉइंट इज इंक्रीज्ड रिलायबिलिटी। अब इंक्रीज्ड रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? कि आपके पास अगर एक प्रोसेसर फेल हो जाए तो आपका काम तब भी चल सकता है। लेकिन कैसे चलेगा? कि उसकी जो थ्रूपुट होगी वो कम हो जाएगी, इसलिए फॉल्ट टॉलरेंस को उस तरह के क्या बोलते हैं? ग्रेसफुल डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन इन टर्म्स ऑफ स्पीड, कि अगर एक प्रोसेसर आपका फेल हो गया तो क्या होगा? बाकी प्रोसेसर्स चलते जाएंगे। कौन सा पॉइंट? इकोनॉमी ऑफ स्केल। इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या है? इकोनॉमी ऑफ स्केल को आप ये लगा लो कि अगर मैं 3 नए सिस्टम खरीदता हूं तो उसमें मैं कीबोर्ड की भी कॉस्ट दे रहा हूं, उनको माउस की भी दे रहा हूं, डिस्क की भी दे रहा हूं, रैम की भी दे रहा हूं, अगर मुझे पैरेलल प्रोसेसिंग करनी है। लेकिन अगर एक ही सिस्टम में मल्टीपल सीपीयूज हैं तो मैं मेरी पैरेलल प्रोसेसिंग भी हो जाएगी और मुझे इन पेरिफेरल डिवाइसेस की कॉस्ट का देना भी नहीं पड़ेगा। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट भी इंक्रीज्ड थ्रूपुट। इंक्रीज्ड थ्रूपुट का मतलब दोबारा देख लो यहाँ पे, सॉरी, इंस्ट्रक्शन है मेरी, अगर सिंगल प्रोसेसर होता
ये सिर्फ समझाने के लिए, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो वो क्या करता, पहले इसको करता 4 + 2 6, इंस्ट्रक्शन 2 क्या होती, 6 - 35, फिर इंस्ट्रक्शन 3 क्या करता, वो 6 - 35 + 45, क्लियर। और देन वो इसको करता एग्जीक्यूट। अब कितनी इंस्ट्रक्शंस लगी इसमें, I4, मतलब 4 इंस्ट्रक्शंस लगी सिंगल प्रोसेसर। अब मान लो आपके पास 3 प्रोसेसर सिस्टम है, 4 + 2 प्रोसेसर 1 पे जाएगा अगर मल्टी थ्रेडिंग हुई है, 5 × 7 प्रोसेसर 2 पे जाएगा। ये पहले इंस्ट्रक्शन पर टाइम की बात कर रहा हूं मैं। तो तीसरा 9 × 5 प्रोसेसर 3 में। तो जब 6 यहां पर क्या आएगा फिर, -35 + 45 सेकंड पे ही आपको इसका पता लग जाएगा। और यहाँ पर कितनी इंस्ट्रक्शंस में हो गया काम टोटल, यहाँ पे 3 प्रोसेसर सिस्टम में कितनी इंस्ट्रक्शंस में हुआ काम आपका, 3 में। यहाँ पर कितनी में हुआ, 4 में। तो आपका टाइम यूनिट्स यहाँ पर कितने लगे, 3, यहाँ पर कितने लगे, 4। मतलब ये समझाने के लिए, एक्चुअल में इससे भी ज्यादा फास्ट हो जाता है, क्योंकि आप देखो जनरली आपने एक टर्म यूज की होगी जीपीयू, वो गेमिंग के लिए यूज होती है क्योंकि उसकी मल्टी प्रोसेसिंग ग्राफिकली ज्यादा फास्ट है, तो पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए वो हेल्प करता है आपको, ठीक है। तो लेकिन आप इस एग्जांपल के साथ रिलेट कर सकते हो कि ये कैसे हो गया पूरा, क्लियर। ये एक्चुअली में वैसे तो यहीं पर ये कैलकुलेट भी कर सकता था I2 इंस्ट्रक्शन में, लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो चलो आप I3, फिर भी ये 3 इंस्ट्रक्शंस में हो गया, यहाँ पर 4 इंस्ट्रक्शंस में हुआ, क्लियर है ये। यार हाइपर थ्रेडिंग मैंने नहीं सुनी ये टर्म, तो मुझे भी देखना पड़ेगा। सर इफ one CPU 1 core and one CPU 2 cores will take same, नहीं वो देखो आपके अगेन आपके सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करेगा वो कैसा है। अगर एक सीपीयू की 2 कोर्स हैं, ऑब्वियसली वो एक साथ 2 थ्रेड्स को हैंडल कर सकता है, ठीक है। तो आपके पास कितने हो गए, एक तरीके के 3 सीपीयू हो गए, क्लियर। हाइपर थ्रेडिंग का यार मुझे भी नहीं मालूम क्या है ये टर्म, तो मुझे देखकर बताना पड़ेगा क्योंकि मैंने कभी इसके बारे में सुना नहीं। सो नेक्स्ट है आपका, यहां पर लिखा हुआ है एसिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग एंड सेकंड वन इज सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग। तो दोनों में अब डिफरेंस क्या है, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक में। देखो एसिमेट्रिक में क्या होगा, मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, एक सीपीयू मास्टर की तरह काम करेगा, बाकी सीपीयू क्या होंगे, उसके स्लेव। मतलब एक सीपीयू के पास ज्यादा पावर्स होंगी कि वो लोड की डिवीजन कर सके, उनको इंस्ट्रक्ट कर सके और एज अ मास्टर बिहेव करे, तो बाकी क्या होंगे उसके स्लेव। सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग में क्या है कि आपके जो प्रोसेसर्स हैं वो सारे प्रोसेसर्स एक जैसा काम करेंगे। हाँ जी, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक में किसी को डाउट हो। एसिमेट्रिक में क्या होगा कि जो आपके पास एक प्रोसेसर होगा वो मास्टर की तरह काम करेगा, बाकी प्रोसेसर्स को वो स्पेसिफिक टास्क असाइन करेगा कि इसने ये वाला टास्क करना है, इसने ये वाला टास्क करना है। मे बी वो लोड डिवीजन कौन करेगा डिसाइड, आपका वो वाला प्रोसेसर, मास्टर प्रोसेसर। लेकिन सिमेट्रिक में क्या होगा, ईच प्रोसेसर के पास एक जैसा काम लोड डिवीजन वर्क जाएगा, क्लियर है ये, किसी को डाउट यहां तक।
तो नेक्स्ट मूव करते हैं फिर। नेक्स्ट इज, ये देखो यहाँ पर क्या है, सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग का है कि अलग अलग सीपीयूज हैं, हर की अलग अलग कैशे मेमोरी होती है और रजिस्टर्स होंगे। क्लियर? यहाँ पर ये डुअल कोर है। देखो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है कि ये अलग अलग चिप्स में है। डुअल कोर में क्या है, यहाँ पर एक ही चिप में ये दोनों अम्बेडेड है, मतलब एक ही यूनिट में ये दोनों चिप्स होंगी, या आप बोल लो ये मल्टी कोर है। क्लियर? हाँ जी, यहां तक किसी को डाउट? ये तो मतलब उसका ही। अब नेक्स्ट है क्लस्टर्ड सिस्टम्स। क्लस्टर्ड सिस्टम्स में क्या है, आपके पास बजाय के प्रोसेसर्स एक दूसरे के साथ जुड़े हों पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए, आपके पास अलग अलग सिस्टम्स जुड़े होते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, इस डायग्राम से आपको क्लैरिटी होगी। ठीक है, अब ये क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग या मल्टीपल प्रोसेसर्स। क्लस्टर्ड क्या है, आपके पास क्या है, सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3, ये आपस में कनेक्टेड है मल्टीपल प्रोसेसिंग के लिए। और ये क्या कई बार शेयर करते हैं, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। स्टोरेज एरिया नेटवर्क क्या है कि जो डेटा पड़ा है, यहां तो देखो क्या शेयर हो रही थी, रैम। यहां पर एक तरीके से आप क्या बोल सकते हो, क्या शेयर हो रहा है, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी मींस हार्ड डिस्क भी बोल सकते हो, या फिर एक ऐसा यूनिट जो कॉमन इंस्ट्रक्शंस हैं वो कहां से फेच करेंगे, ये मल्टीपल पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए स्टोरेज एरिया नेटवर्क से। हाँ जी, इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो। Who will control the load balancing in symmetric processing? देखो सिमेट्रिक प्रोसेसिंग में क्या होगा, मैं बता देता हूं कार्तिक दोबारा से। सिमेट्रिक प्रोसेसिंग में लोड बैलेंसिंग का बेसिकली क्या है कि एक में तो आपने पीछे क्या चल रहा है, प्रोसेसर को कौन बता रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चाहे वो मास्टर स्लेव है चाहे वो, लेकिन वो क्या है, हमने एक प्रोसेसर ऊपर रख दिया उसके, कि इसके पास जो ज्यादा लोड है इसको दे दो, इसके पास कम है तो इसको उतना ही रहने दो, कम ही रहने दो। सिमेट्रिक में क्या है कि जैसे जैसे लोड बढ़ता जाएगा इक्वली डिवाइड करते जाओगे आप, उसके हार्डवेयर में ही ऐसा है। क्लियर? अभी आपको गौरव इसमें बताया जाएगा, आगे आपको चैप्टर भी आएगा पैरेलल प्रोसेसिंग या मल्टीपल प्रोसेसिंग का, उसमें हम थोड़ा सा थ्रेड्स के साथ इसको डील करेंगे, तो वहां पर आपको ये और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं उतनी डिटेल में जाना नहीं चाह रहा कि थ्रेड्स बनाकर आपको समझाऊं। क्लियर? तो उसमें हम न्यूमा आर्किटेक्चर भी करेंगे, तो उसमें हम देख लेंगे। हाँ जी, ये क्लस्टर्ड सिस्टम्स का क्या है, देखो पहले सुन लो फिर मैं डायग्राम से आपको समझाऊंगा कि क्लस्टर्ड सिस्टम्स क्या है। क्लस्टर्ड सिस्टम्स बजाय के आपके पास सिर्फ मल्टीपल प्रोसेसर्स हैं, आपके पास पैरेलल कंप्यूटिंग के लिए मल्टीपल सिस्टम्स हैं। पूरे सिस्टम्स मींस कंप्यूटर्स, मल्टीपल कंप्यूटर्स आपके एक साथ कनेक्टेड हैं। अब जब मल्टीपल कंप्यूटर्स एक साथ आपके कनेक्टेड हैं तो वो कैसे इंटरेक्ट करेंगे आपस में, तो वो कनेक्ट करेंगे यूजिंग, यहां पर एक सिस्टम हो गया, यहां पर एक सिस्टम हो गया,
यहाँ पर एक सिस्टम हो गया, ठीक है, सॉरी ये बीच में, ये क्या है, सिस्टम 1, हेलो, हाँ जी मैम, हाँ जी मैम, लेक्चर है मेरा, मैं तो अनुवाद कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। सो यहाँ पर क्या है, आपका सिस्टम 1 है, तो यहाँ पर अनदर सिस्टम, सिस्टम 2, सिस्टम 3, सिस्टम 1, सिस्टम 2, सिस्टम 3, मतलब सिस्टम 1 का मतलब क्या है, आप कह सकते हो पीसी 1 है, पीसी 2 है, पीसी 3 है, पर्सनल कंप्यूटर्स है। बजाय के सिर्फ प्रोसेसर्स पैरेलल कंप्यूटिंग के लिए काम करें, अब आपके पास सिस्टम्स हैं, लेकिन ये कॉमन सेट ऑफ डेटा कहाँ से उठाएंगे, जिसके ऊपर पैरेलल प्रोसेसिंग है। बजाय कि इनमें रैम शेयर हो रही है, इनमें क्या शेयर हो रही है, सेकेंडरी मेमोरी। तो वो सेकेंडरी मेमोरी का डेटा कहाँ पर पड़ रहा है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क के ऊपर, मतलब इसमें सेकेंडरी मेमोरी ये शेयर कर रहे हैं सभी सिस्टम्स। क्लियर? हाँ जी जशन, मुझे समझ में नहीं आ रहा, थर्ड स्लाइड में क्या बोल रहे हो आप? ये अच्छा, ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पर क्या शेयर हो रहा था, रैम में, यहाँ पर क्या शेयर हो रही है, आपकी सेकेंडरी मेमोरी। तो अगर आप बुक में देखोगे इसको, तो बुक में आपको कैसे मिलेगी इसकी, क्लियर? एनी डाउट्स? सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं आगे। ये हमने कर चुके हैं, हम मल्टी प्रोग्रामिंग और टाइम शेयरिंग का विद न्यूमेरिकल्स भी ये हम देख चुके हैं। आज इनके लेक्चर भी डिलीट हो जाएंगे, तो जिसने नहीं किए, इसको नहीं देखा, जो क्लास मिस होगी वो साथ वालों से ले ले या इसको डाउनलोड कर ले नेट से। नेट पे मैं जूम लेक्चर ज्यादा इसलिए नहीं ज्यादा देर के लिए डाल सकता, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी के इश्यूज हैं, तो वो थोड़ा सा लीगली वो हो जाता है, क्योंकि स्टूडेंट्स के राइट्स वहाँ वायलेट होते हैं, तो ज्यादा टाइम के लिए नहीं मैं वहाँ डाल सकता। तो आप प्लीज उसको डाउनलोड करके अपना, जिसका मिस हो गया है वो उसको कर सकता है। ये भी हो गया, ये कर लिया था। नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा, हमने पहले ही डिस्कस किया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या है, इंटरप्ट ड्रिवन। एक होता है आपका हार्डवेयर इंटरप्ट, एक होता है सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। आज वाला भी मैं डाल दूंगा, ये आज ही डाल दूंगा, और ये 3-4 दिन के लिए आपको वहां पे यूट्यूब पे रहेगा लेक्चर। तो इंटरप्ट ड्रिवन क्या है, कि हार्डवेयर भी होते हैं और आपके सॉफ्टवेयर भी होते हैं। तो हार्डवेयर इंटरप्ट्स क्या है, कोई भी हार्डवेयर डिवाइस के थ्रू अगर कोई इंटरप्ट जनरेट हुआ हो, उसको हार्डवेयर इंटरप्ट बोलते हैं। आपने कोई भी कीबोर्ड की की प्रेस की है तो भी क्या होगा, आपका हार्डवेयर इंटरप्ट जनरेट होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आजकल सारे इंटरप्ट ड्रिवन। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट क्या है, जो आपके पास प्रोग्राम्स की वजह से आते हैं। लेट अस सपोज आपने कोई प्रोग्राम इंस्टॉल किया, ठीक है, वो ट्रायल वर्जन वाला किया, आफ्टर 30 डेज या जितनी भी उसकी वैलिडिटी थी, वो क्या कहेगा आपको कि इसका लाइसेंस परचेज करो या इसको रजिस्टर करो, ठीक है। तो वो किसने इंटरप्ट जनरेट किया, चलते चलते आपकी एप्लीकेशन में इंटरप्ट जनरेट किया, वो किसने किया, प्रोग्राम ने। तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक्सेप्शन या ट्रैप ऑपरेटिंग सिस्टम के केस में। क्लियर है ये हार्डवेयर, ये तो वैसे हमने पहले भी डिस्कस
किया था। अब यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जनरली पूछ लिया जाता है इंटरव्यूज में भी, और या फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी, कि यूजर मोड और कर्नल मोड क्या है और ये कैसे ऑपरेट होता है और इसके क्या क्या यूजेस हैं। तो अभी टाइम है हमारे पास अराउंड 5-7 मिनट्स हैं, तो यहाँ हम इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर की स्टार्टिंग में भी इसको ही डिस्कस करेंगे। देखो, अभी जो भी पिछली स्लाइड में है वो हम बाद में उसके ऊपर जाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। आपके पास एक टर्म है सिस्टम कॉल। एक यूजर प्रोग्राम ने कर्नल की कोई भी सर्विसेज लेनी है तो वो थ्रू सिस्टम कॉल ही लेगा। सिस्टम कॉल क्या होगा? एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम में, अगर लेट अस सपोज वो सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज में ऑपरेटिंग सिस्टम बना है तो ये सी का एक फंक्शन होगा। अगर यूजर प्रोग्राम ने कर्नल की कोई ना कोई सर्विस लेनी है तो वो थ्रू सिस्टम कॉल लेगा, और जो भी सिस्टम कॉल होगी वो क्या होगा? सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। यूजर प्रोग्राम कोई चल रहा है आपका, उसने ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलना है कि मुझे हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या देगा या मुझे स्टोर करना है? एक सिस्टम कॉल जनरेट करेगा जो कि किस तरह से काम करेगी? एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट की तरफ। फिर यहाँ पे कर्नल होगा, उसके डिमांड को पूरा करेगा एंड देन प्रोग्राम रिज्यूम्स। अब ये एक्चुअली में कैसा होगा वो अभी हम देखेंगे। देखो, सिस्टम कॉल क्या है? अगर कर्नल यूजर प्रोग्राम को कर्नल की कोई भी सर्विसेज चाहिए तो वो सिस्टम कॉल के थ्रू ही जा सकती है, विदाउट सिस्टम कॉल वो नहीं जाएगी। अब ये एक्चुअली है क्या सारा? अब देखो, यहाँ पर एक यूजर प्रोसेस चल रहा है और यहाँ पे इसने कॉल सिस्टम कॉल किया। अब जैसी वो सिस्टम कॉल जनरेट करेगा, जैसी वो सिस्टम कॉल जनरेट करेगा तो यहाँ पर क्या होगा? आपकी एक मोड बिट है। मोड बिट यूजर मोड के लिए इसकी वैल्यू होगी 1, कर्नल मोड के लिए इसकी वैल्यू होगी 0। यहां पर देखो, सिस्टम कॉल आया तो इसने ट्रैप दिया। ट्रैप क्या है? सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। और मोड बिट कितनी कर दी? 0। तो कर्नल की सर्विस ली, एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल किया, रिटर्न मोड बिट और रिटर्न फ्रॉम सिस्टम कॉल। अब इस मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि अगर यूजर प्रोसेस को कभी भी कर्नल की कोई भी सर्विस की रिक्वायरमेंट है तो वो एक सिस्टम कॉल जनरेट करेगा जो कि आगे एक ट्रैप जनरेट करेगी और मोड बिट को क्या कर देगी? 0। फिर वो सिस्टम कॉल आपकी एग्जीक्यूट होगी और मोड बिट 1 होगा और अगेन यूजर प्रोसेस के पास कंट्रोल जाएगा। जो भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो कहाँ जाएंगी? कर्नल मोड में ही एग्जीक्यूट होगी। जैसे आपका सिस्टम बूट होगा तो वो हमेशा कर्नल मोड में ही बूटिंग होगी, कभी यूजर मोड में बूटिंग नहीं होती। सेकंड, लेट अस सपोज एक ऐसा यूजर प्रोग्राम मैं बना दूं जो कोई भी कर्नल की सर्विस मांगे ना और वो चलता ही रहे, तो क्या होगा? कर्नल के पास से तो एक तरीके से आपने कंट्रोल छीन ही लिया ना। मान लो वो वाला मलिशियस हो प्रोग्राम जो मैंने बनाया है, तो हर कुछ टाइम के बाद एक टाइमर सेट किया जाता है। लेट अस सपोज 60 सेकंड्स का, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 60 सेकंड्स का मैंने टाइमर सेट कर दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये टाइमर कौन सेट करेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। के हर 1 मिनट बाद कंट्रोल ने कर्नल मोड में जाना ही जाना है। वैसे इससे काफी कम का होता है, तो हर 60 सेकंड्स के बाद कंट्रोल कहाँ जाएगा? कर्नल मोड में, ताकि आपका सिस्टम ये सिक्योर रहे।
देखो यहाँ कीप अ काउंटर दैट इज डिक्रीमेंटेड बाय अ फिजिकल क्लॉक। जितने मर्जी का ऑपरेटिंग सिस्टम ने अगर 30 सेकंड्स का कर दिया तो आफ्टर एवरी 30 सेकंड्स सिस्टम एक बार कर्नल मोड में जाएगा ही जाएगा। क्लियर? हाँ जी, यहां तक किसी को कोई डाउट हो? एनी डाउट टिल नाउ? आपका यूजर प्रोग्राम है, उसने अगर कर्नल की कोई भी सर्विस लेनी है वो थ्रू सिस्टम कॉल लेगा। अब सिस्टम कॉल है क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपका? एक प्रोग्राम। बेसिकली सॉफ्टवेयर है तो प्रोग्राम्स होंगे इसमें। सिस्टम कॉल क्या है? जनरली एक फंक्शन की तरह आप लिखते हो सिस्टम कॉल को। अब अगर एक फंक्शन की तरह इसको लिखा तो फंक्शन क्या करेगा? ये इंटरप्ट जनरेट करेगा, या आप बोल सकते हो ट्रैप। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट को आपने ट्रैप या एक्सेप्शन बोलते हो, तो वो जनरेट करेगा और मोड बिट को क्या कर देगा? 0। और फिर सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट होगी, रिटर्न फ्रॉम सिस्टम कॉल। हाँ जी, यहां तक किसी को डाउट हो? एनी डाउट? अब देखो एक पॉइंट आपका अभी इसमें पेंडिंग है, सॉरी है डाउट। मोड बिट क्या है? सिस्टम कॉल की कोई एग्जांपल, लेट अस सपोज आपने रीड करना है, रीड फ्रॉम कहीं से भी रीड करना है, तो रीड एक पहले ही इनबिल्ट सिस्टम कॉल होगी। किसी फाइल को आपने रीड करना है तो वो आ जाएगी। ठीक है, तो राइट करना है, राइट भी एक सिस्टम कॉल होगी। उसके लिए पहले से हर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्री डिफाइंड फंक्शन लिखा गया है। अब किसी यूजर प्रोग्राम ने डिस्प्ले करवाना है स्क्रीन पर, उसके लिए भी पहले से सिस्टम कॉल है ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, जैसे मान लो आप सी का प्रोग्राम है, उसमें प्रिंट एफ लिखते हो, तो सिस्टम को वो तो सी प्रोग्रामिंग में प्रिंट एफ है, लेकिन एक्चुअली में क्या कर रहा है? वो राइट कर रहा है कहां पर? कंसोल पे। तो उसके लिए राइट सिस्टम कॉल चलेगी। ये वाले में देखो दोबारा सुन लो, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका मतलब क्या है शिवम के, अगर आपके पास टाइमर है, मान लो एक प्रोग्राम आपका यूजर प्रोग्राम चलता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं से चल रहा है यूजर मोड में, तब ऑपरेटिंग सिस्टम को तो कोई उससे लेना देना ही नहीं रहा। ठीक है, वो अपना चलता जा रहा है, मान लो वो कोई ना कोई फाइल को करप्ट करने लग गया, या किसी दूसरे यूजर के मेमोरी एड्रेस में आ गया, तो वो कैसे ट्रैक करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम? जब आप कर्नल मोड में जाओगे। तो इसीलिए टाइमर क्या करता है? आफ्टर एवरी कोई भी टाइम यूनिट वो लेगा और कर्नल मोड में जाएगा, जिससे वो ट्रैक रख सके भी। अब में कर्नल मोड में है, कंट्रोल किसके पास आ गया? उस प्रोग्राम का कर्नल मोड के पास। तब वो चेक कर सकेगा कि मलिशियस है या नहीं, वरना तो उसके पास वो प्रोग्राम कभी चल ही नहीं रहा ना उस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि यूजर प्रोग्राम ने उसको मांगा ही नहीं कर्नल की सर्विसेज, तो कर्नल उसका ध्यान कैसे रखेगा? सो दैट इज द केस। तो जिसको नहीं भी समझ में आया, नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। क्लियर? मोड बिट क्या है? मोड बिट तो आपकी सिंपल एक बिट क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, जिसमें 0 और 1 होता है। ठीक है, अब 0 और 1 है तो वो क्या है आपकी? कोई भी अगर 0 वैल्यू है तो मैं कह रहा हूं यूजर मोड के लिए, 1 है तो कर्नल मोड के लिए। अब कोई भी यूजर प्रोग्राम होगा, उसमें एक मोड बिट नाम की वैल्यू सेट होगी। देखो अगेन, ये जो सारे प्रोग्राम हैं, सारे प्रोसेसेस हैं, ये क्या है? सॉफ्टवेयर ही हैं, हार्डवेयर नहीं है। तो सॉफ्टवेयर का है तो प्रोग्राम ही बना हुआ है, तो उसमें अगर मोड बिट की आपकी वैल्यू, लेट अस सपोज स्ट्रक्चर है कोई, उसमें मोड बिट की उस प्रोग्राम के लिए वैल्यू क्या सेट की हुई है? 0। अगर वो कर्नल मोड में गया तो उस प्रोग्राम के लिए मोड बिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। क्लियर? तो चलो, जिसको नहीं भी समझ में आया, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।